अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज ना मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ लाना चाहती हूँ जो हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई अहम है। सकाफ़ती शनाख्त और कौमी शनाख्त दो ऐसे सुतून हैं जिन पर किसी भी कौम की बुनियाद खड़ी होती है, लेकिन अफसोस कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम अपनी असल सकाफ़त और कौमियत से दूर होते जा रहे हैं। सकाफ़ती शनाख्त सकाफ़त या कल्चर से पनपती है और कौमी शनाख्त हमारी कौमियत से बनती है। हम सबसे पहले एक मुसलमान हैं और यही हमारी कौमियत है, और उसके बाद हम एक पाकिस्तानी, और ये सब हमारी हकीकी पहचान कहलाती है। हम जहाँ भी जाएंगे ना, ये दो तारुफ जो है ना, ये हमारे साथ होंगे, और इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना, वो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और ज़बानों का एक गहवारा है, और यही हमारा फ़ख्र भी है। हमारी सकाफ़त दरअसल हमारी रिवायात, ज़ुबान, रस्म व रिवाज और मज़हबी इक़दार की तर्जुमानी करती है, लेकिन आज हमें मग़रबी असरात अपनी तरफ खींचते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उनके करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर वो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, या उन्हें उनके गाने सुनना या गाने गाना ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से उनका कल्चर हमारे ऊपर अपनी एक छाप डाल रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद हमें अपने पाकिस्तानी हीरोज़ की तारीख़ नहीं पता होती है, लेकिन हम उनके हीरोज़ के मुतालिक ज़रूर जानते हैं, और यही सबसे बड़ा मसला है। इस मौजू पर बात करना इसलिए भी अहम है कि हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ का शऊर तक नहीं रखते। हमें यकीनन नहीं पता कि इन बातों का क्या मतलब है और इनसे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। मैं समझती हूँ कि अपनी आवाम को शऊर देना ही हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं, आप एक ऐसी मुमलिकत के शहरी हैं जहाँ पे आपको आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का हक़ है, तो इसको फ़ख्र के साथ बताया करें। खैर, हम इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आपको बताएं कि दुनिया के हर मुल्क और कौम को ना कुछ लोग ऐसे नसीब होते हैं जो इस कौम की पहचान बन जाते हैं, और कौम की पहचान बनने के लिए लोग बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम देते हैं और फिर तारीख़ में अमर हो जाते हैं। बतौर एक शहरी के कौम के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अजीम हीरोज़ को याद रखें और उनके कारनामों का ज़िक्र भी किया जाए, ताकि हमारी जो नई नस्ल है उसको उससे सबक और मोटिवेशन मिल सके। अपने कौमी हीरोज़ को याद रखने के लिए पाकिस्तानियों ने एक मायनाज़ डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो कि यूट्यूब पर भी अपलोड की जाएगी, और इस डॉक्यूमेंट्री का जो मकसद है वो अपने हीरोज़ को, अपने कौमी हीरोज़ की ज़िंदगी और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को दिखाना है। ऐसे लोगों का तारुफ़ कराना है जिन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और देखते हैं कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये कैसी है और कितनी कामयाब होती है। और साथ ही में इसी डॉक्यूमेंट्रीज़ के हीरो से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक्चुअली मकसद क्या था। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमज़ा मुश्ताक मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस डॉक्यूमेंट्री के। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और इसके साथ साथ उलूमी करीम ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान फर्स्ट MMA फ़ाइटर हैं। उलूमी, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो हमज़ा, आप ही से जानूँगी, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसका मकसद क्या था बनाने का, इसका क्रक्स क्या है, या इसका प्लॉट क्या है, स्टोरी प्लॉट क्या है? बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये 6 एपिसोड्स पे है। अच्छा। टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड्स हैं और 6 कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, जिसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लिए, जिनका मकसद ये था कि हम यूथ को मोटिवेट करें कि आप सिर्फ रैट रेस के शिकार ना हो। बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत से पैशंस हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो अपनी डेली लाइफ के अंदर जो लोग हैं डिफरेंट फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ उलूमी भाई हैं, ये पाकिस्तान फर्स्ट MMA फ़ाइटर है, इनसे पहले क्यों नहीं कोई हुआ, या इनके बाद क्यों नहीं कोई आ रहा। जिस तरह हमारे पास नूर दस्तगीर भट्ट हैं जो वेट लिफ्टिंग चैम्पियन हैं। जी जी। अगर उनकी फ़ील्ड की बात की जाए तो उनकी फ़ील्ड में वो एक ही नाम हमें नज़र आता है। ओके। इसी तरीके से और भी काफ़ी लोग हैं, जैसे ज़ैनत इरफान हैं, मोटरसाइकिल गर्ल हैं,
वो पहली फ़ीमेल है जिन्होंने पूरा पाकिस्तान का जो सफ़र है मोटरसाइकिल पे किया। अच्छा, तो इसमें जो 6 एपिसोड्स हैं, सीरीज़ की शक्ल में आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो 6 एपिसोड्स में 6 हीरोज़ हमें नज़र आएंगे। 6 कैरेक्टर्स हैं। 6 कैरेक्टर्स हैं, और ये मतलब किस तरह के हीरोज़ हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं हमें? मतलब डिफरेंट फील्ड्स है ना। अच्छा। जिस तरह अब आपके पास MMA फाइटर आ गए, उलूमी भाई, उसके बाद नूर दस्तगीर भट्ट हैं, वेट लिफ्टिंग चैंपियन है जी, उनके ऊपर एक एपिसोड है। ज़ैनत इरफान है, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल राइडर। फिर उसके बाद यमुना मजीद हैं, स्पेस एजुकेटर हैं, जो स्पेस की फील्ड में बहुत काम कर रही हैं पाकिस्तान में रह के। उसके बाद माहीन वाहिद बलोच है जो लियारी में चाइल्ड लेबर को स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद फिर आपकी सारा कुरैशी हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने दुनिया का पहला सुपरसोनिक इंजन बनाया। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरीज़ को अगर हम आगे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो लोग उससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। और उलूमी, आप क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे हैं, तो कैसे ये आप तक कैसे पहुँचे और आपको किस तरह कांटेक्ट किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें मूवी या इस डॉक्यूमेंट्री में काम करके? मैं बेसिकली मैं तो अपनी एक जर्नी थी हमें, क्योंकि शुरू से हमारा जो जर्नी था वो स्टार्ट हो 2006 में। पाकिस्तान के जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की बुनियाद रखी मेरे कोचेज़ दोनों, जो मेरे बड़े भाई उन्होंने रखी। और उसके बाद पाकिस्तान का फर्स्ट MMA फाइटर नहीं मैं, बल्कि पाकिस्तान का फर्स्ट नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियन बना। अच्छा। और उसके साथ साथ फिर जो मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ाइट आ रही थी इंडिया के अगेंस्ट, उनकी प्रमोशन में फ़ाइट थी उनके चैम्पियनशिप बेल्ट के लिए। तो उसके लिए मुझे जो है ना, हमारे जो स्पॉन्सर हैं जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके बगैर ये पॉसिबल ना होता कि सनी डी जो हमारे स्कॉटलैंड फार्मास्यूटिकल्स जो मेरे पर्सनल स्पॉन्सर हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और उसके बाद जो है ना, इसी सारा मेरी सक्सेस जो है ना बहुत और भी परवान चढ़ती रही। तो उनका ये आइडिया था कि उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री जो है ना हम आप पे शूट करें और आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैं हमजा भाई से मिला, और ये जो भी आज जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इट वेंट प्रीटी स्मूथ। और इसमें एक्सपीरियंस तो बेसिकली मुझे तो वही करना था जो मैं बेसिकली रोज़ करता हूँ। अब मैं तो अपने लाइफ जी रहा था, बाकी जो मुश्किल काम था वो तो इन्हीं का था कि लेकिन थोड़ा बहुत, एक तो रियल में जब आप कर रहे होते हैं वो एक अलग होता है, लेकिन आप जब कैमरा के सामने कर रहे होते हैं, बेशक आप अपनी रियल लाइफ ही क्यों ना जी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नर्वसनेस होती है कि अच्छा अभी हमें एक्ट के तौर पर ये चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ आई आपके अंदर कि नहीं, फील नहीं हुआ? मुझे तो वो फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं। मेरा हिस्ट्री है कैमरा के सामने होने का। ठीक है। तो मुझे वो फील नहीं हुआ। सिर्फ एक मेरे ख्याल से शॉट था जहाँ मेरे भतीजे जो है यूजुअली वो बहुत जो है ना हैप्पी जॉली होते हैं, खेलते हैं मेरे साथ, आके मेरे साथ फाइट करते हैं। ठीक है। तो जब उन्होंने कैमरास देखो तो उस टाइम पे वो जो है ना थोड़े कॉन्शियस हो गए, और वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हुई। उसके अलावा तो जो है सब कुछ स्मूथ था। तो हमजा, ये कहाँ पर पाकिस्तान के कौन हिस्से, किस हिस्से में जो है इसको शूट किया आपने? हम इस्लामाबाद में गए थे, गुजरांवाला गए थे, लियारी गए थे, फिर लाहौर में। अच्छा, बट साहब गुजरांवाला से हैं? हाँ जी। उनकी सेहत से अंदाजा था। सेहत से नहीं, मैं भी गुजरांवाला से हूँ, मेरी सेहत वैसी नहीं है। कोई ऐसे भी होते हैं। अच्छा, 2 जगहों पे आप लोगों ने किया? 3, लियारी पे गए आप, कराची में भी। अच्छा, तो इस पे एक्सपेंस कितना आया है? ये सारी स्पॉन्सर्ड थी या आपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड किया है इसको? यही एक इसकी मज़े की बात है कि जब हम आइडिया आया था मेरे जहन में, तब फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम जा रहे थे, तब फिर हमारे लिए मेन चैलेंज ये था कि इसको फाइनेंस कौन करेगा। ठीक है। तो स्कॉटलैंड फार्मास्यूटिकल को हमने पिच इन किया, उनको आइडिया बहुत पसंद आया और थ्रू आउट उन्होंने सारा फाइनेंस किया हमें। ठीक है। जितना भी एक्सपेंस आया सारा कुछ। इसके अलावा क्या क्या हर्डल्स आपको आई, मुश्किलात आई इसको बनाते हुए? इसके अलावा मेन जो मुश्किल थी वो स्केजुलिंग के ऊपर थी, क्योंकि हर बंदे का अपना एक बिजी स्केजुअल है। तो वो उसके अंदर हमने सबका एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि हम इस टाइम पे इनके पास जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं थी। तो वो उनको सारों को अलाइन करने में बहुत थोड़ा सा टफ काम था ये। तो आपको लगता है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ या इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हमें और बनानी चाहिए अपने हीरोज़ के ऊपर, या अपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर दिखाने के हवाले से, पॉजिटिव दिखाने के हवाले से? देखिए, जो स्टोरीज़ हैं वो ही आपके दिमाग पे एक असर कर जाती हैं। वो किस अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में अच्छी स्टोरीज़ की बहुत कमी है।
अच्छा। जो हमारा मीडिया प्रेजेंट कर रहा है या जो लोग बना रहे हैं वो तो पहले बहुत थोड़ी मिकदार में बन रही हैं, लेकिन जितनी बन रही हैं उतनी भी वो मैं समझता हूँ कि जो स्टोरीज़ बननी चाहिए वो नहीं बन रही। अच्छा। तो अगर हम अपना सिर्फ पैशन मोटिवेशन ये रखें कि हमने यूथ को पैशनेट करना है इस हवाले से, तो वो उसके ऊपर काफ़ी काम किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो उलूमी, आपको क्या लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्री से, इन सीरीज से देखकर जो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, उन्हें किस तरह मोटिवेशन मिलेगी, वो किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक छोटे से हिस्ट्री आपको बता दूं कि 2016 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी इंडियन से फ़ाइट हुई थी, मैं जीत के आया था, तो उस टाइम पे मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इनकरेज किया और अच्छा। एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया और बहुत एक जो है ना मिक्स मार्शल आर्ट्स को बहुत बड़ा बूम मिला वहाँ से। वो देखने के बाद अभी पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले हफ्ते ही लाहौर में ही एक मिक्स मार्शल आर्ट्स की एक पूरा हफ्ता चैम्पियनशिप का जो है ना एक इवेंट गुजरा है। अच्छा। तो उस इवेंट में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल थे, 4 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज हाँ मेडल, जी। तो 12 मेडल्स टोटल जी आए। जी। तो उस कंपटीशन में जिन्होंने मेडल्स लिए हैं मेजॉरिटी जो है उनमें वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमने 2016 में आपकी फ़ाइट देखी थी और जब वो अच्छा। वो आपको न्यूज़ में देखा उसके बाद हम इंस्पायर हुए और हम जो है ना ये स्पोर्ट शुरू किया। ओके। तो अगर हम तकरीबन 8 साल के पीरियड में इतना चेंज आ गया है कि लोग जो है इतने शौक़ से देख के इतना उसको जो है ना इंकरेजमेंट उनको लोगों को मिल रही है और वो इस एक जो स्पोर्ट जो उन्होंने शौक़ में शुरू किया था अभी एक करियर बन गया, एक प्रोफेशन बन गया और उसमें जो इतना एक्सेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अगर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं तो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ स्टार्स नज़र आते हैं तो वो उनको सिर्फ स्टारडम दिखती है। जब लोग ये देखते हैं कि इनकी लाइफ कैसे गुजरी, हम जैसे इंसान है, ये लोग भी बिल्कुल हमारे जैसा उठना बैठना हर एक चीज़ जो है बिल्कुल हमारे जैसा है, जितना वो रिलेट कर सके उतना उनके लिए बेहतर होता है और उतना ही वो इंकरेजिंग होता है। तो वो चीज़ जो है उनको और ज़्यादा मेहनत करने पे जो है मोटिवेट करती है और उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखती है इस चीज़ के ऊपर और उनको पता चलता है कि अगर हमने ये चीज़ अचीव करनी है तो हमने और कितनी मेहनत करनी है और कितना डिसिप्लिन रहना है। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक पाथवे भी मिल जाता है कि हमसे पहले जो लोग करके गए तो हम भी इसी पाथवे पर चल के अपना नाम बना सकते हैं या पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। तो ये नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आई हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इससे मोटिवेट होइएगा। जो हीरोज़ इसमें काम कर रहे हैं उन्हें देखें कि उन्होंने किस तरह मेहनत की और वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह एक्सेल उन्होंने किया। हमारे साथ उलूमी खान मौजूद थे और हमजा मुश्ताक मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब जैसे कि हम लोग रोज़ाना किसी न किसी सेहत के टॉपिक पर बात करते हैं और इसी तरह आज भी हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे ताकि जनाब आप सब लोग अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सकें और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जिए। और मुस्कुराने वाली बात से जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो है हमारे दांत। हमारे दांत हमारी शख्सियत का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए जितने अच्छे सेहतमंद और साफ़ सुथरे दांत होंगे हम लोग उतने ही बेहतर रहेंगे। दांतों के ज़रिए से ही बहुत से लोग कुछ भी खाते हैं और अगर दांतों में ही मसला हो जाए तो ये बड़ी अजियत भी होती है। और दांतों का सिर्फ सेहतमंद होना ज़रूरी नहीं है बल्कि साफ़ सुथरा होना भी अहम है। इसीलिए लोग कभी अपनी टूथपेस्ट को चेंज करते हैं तो कभी अपनी जो है ब्रश को चेंज करते हैं तो कभी मुसवाक इस्तेमाल करने लग जाते हैं और बाज़ लोग तो मंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो खूबसूरत और सेहतमंद दांतों का राज क्या हो सकता है, इस पर आज हमने इस सेगमेंट में बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हनान हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हनान, बहुत से हमें कुछ चीज़ें तो पता है कि दांतों का हमने ख्याल कैसे रखना है, लेकिन आज जो है खूबसूरत दांतों को हमने किस तरह लेकर चलना है या अपने फटाफट अगर कुछ चीज़ें होंगी जो जिस पे मैं बात करूँगी कि हमें अगर जल्दी जल्दी कुछ चाहिए है अपने दांत को साफ़ करना है तो उस पर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बताइए अपने दांतों को साफ़ रखने के लिए किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अच्छा मिस, इसके अंदर ये है कि रिसर्च ये कहती है कि 78% आपके दांत नोटिस किए जाते हैं जब आप पहली दफ़ा किसी को भी मिलते हैं। अच्छा। इट्स नॉट योर हेयर, इट्स नॉट योर ड्रेस, नॉट योर शूज़, नॉट योर वॉच। बेसिकली आपके दांत सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। सो साफ़ उनको रखने के लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, फ्लॉसिंग करना और इसके अलावा माउथ वॉश करना,
इसके अलावा ज़रा पिगमेंटेड फूड से बचना, चाय कॉफ़ी का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, सो इस किस्म की चीज़ें जो यकीनी बनाती हैं सफाई को। ठीक है, और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है जी, दांतों की रीमिनरलाइजेशन होती है, दांतों की हार्डनेस मेंटेन रहती है, दांतों के ऊपर जो चबाने से फटीग आती है, स्ट्रेसेस आते हैं, थोड़े बहुत माइक्रो स्क्रैचेस आते हैं, ये सारी चीज़ें कवर होती रहती हैं साइड बाय साइड। लेकिन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब हो रहे हैं, या फिर जैसे कीड़ा लग जाता है, बहुत से लोगों को वो लग जाता है? मिस, कीड़ा लगने की जो बुनियादी वजह वो ये है कि जब दांतों के खड्डों के अंदर, स्पेशली पीछे वाली दाढ़ों के अंदर खाना फंसा रहेगा काफ़ी देर के लिए, ब्रश नहीं आप करते, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगता रहता है, बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है। अच्छा। एसिड हर तरह की चीज़ को, वो तो लोहे को भी जंगाल लगा देता है। सो इसी तरीके से दांत भी खोखले होने शुरू हो जाते हैं, कीड़ा लगने का अमल शुरू हो जाता है। सो बेसिकली खाना खाने के बाद ब्रश करना, हम अच्छा, अक्सर हम सुबह नाश्ते से पहले हाँ कर लेते हैं, करना प्रेफर करते हैं। सो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप नाश्ते से पहले माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, फिर एक फ्रेश मुंह के साथ नाश्ता करें, नाश्ते के बाद ब्रश करें। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन एक दफ़ा हैबिट बन जाए, आप इसको मिनिमम 60 दिन तक कॉन्टीन्यूसली कर लें तो फिर एक हैबिट बन जाती है, ये आपकी हैबिट बन जाती है। अच्छा, यूजुअली बहुत से लोग इसलिए भी सुबह उठ के, मैंने देखा है कि ब्रश कर रहे होते हैं कि उनके मुंह से बैड ब्रेथ आ रही होती है, इसलिए वो कहते हैं कि हम फटाफट पहले ब्रश कर लें। तो ये बैड ब्रेथ का क्या ताल्लुक है? मिस, बैड ब्रेथ का बेसिकली ताल्लुक नो डाउट जो मॉर्निंग ब्रेथ होती है, इसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, स्टमक खाली होता है, स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। सो सुबह एक मॉर्निंग ब्रेथ ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, यानी कि कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। सो लोग उसको जब मुंह से स्मेल आ रही थी सुबह उठ के, वो ये कहते हैं जी कि हमने गंदे मुंह के साथ नाश्ता नहीं करना। सो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम पहले करें, और सारी दुनिया में ये प्रैक्टिस ऐसे ही होता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर आप जो आपने ब्रश करना है उसका बेसिक मकसद ये है कि दांत साफ रहे, उसके ऊपर कोई चीज़ जमी भी ना हो, कोई फूड की लेयर ना जमी हो, कोई पेलिकल की लेयर ना जमी हुई हो। सो इसलिए हम लोगों को ये गाइड करते हैं, मैं लोगों को मोस्टली ये गाइड करता हूँ अपने पेशेंट्स को, कि आपने जो ब्रश करना है वो आपने खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप इसकी हैबिट बनाएं, ब्रश ज़रूर करें। अच्छा, एक तो चले सुबह मॉर्निंग ब्रेथ होती है जो यूजुअली लोगों के माउथ से आती है, बैड ब्रेथ, उसका ताल्लुक है आपकी माउथ हाइजीन से या दांतों की कंडीशन से? बिल्कुल मिस, अगर आपके मुंह में BDRs पड़ी हुई हैं, यानी कि ब्रोकन डाउन रूट्स पड़ी हुई हैं, गली सड़ी हुई जड़ें पड़ी हुई हैं, उसके अलावा या आपने छोटे छोटे को टाइम बॉम्ब मुंह में आपने रखे हुए हैं, या इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, आप खाली पेट होते हैं, सो ये वो चीज़ें, आपको कोई मैदे का मसला है, आपको कोई आंतों का मसला है, आपको जर्ड है, ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई मसाइल हैं तो इसके अंदर भी मुंह से स्मेल आने का अंसर पाया जाता है, उसकी वजह से भी मुंह की बैड ब्रेथ है वो आ सकती है। तो कौन कौन सी ऐसी फिर डाइट्स हैं अगर हम वो खाएंगे तो उसकी वजह से हमारे दांतों की सेहत अच्छी रहेगी? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर ऑरेंज है, लेमन का इंटेक है, तमाम वो फूड्स जो आपके सलाइवरी फ्लो रेट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि मुंह में थूक बनने के अमल को ज़्यादा करते हैं, इनसे ये देखा गया है कि आपके मुंह से स्मेल आने का जो अंसर होता है ये कम हो जाता है। अच्छा, और दांतों की सेहत के लिए कौन कौन से जो डाइट्स हैं या कौन कौन से फूड्स हैं वो अच्छे हैं? बेसिकली ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अच्छा, तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो हम धूप में निकलते हैं वो एक फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी है। फिर ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी पे जाके कोई भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल। इसके अलावा जो कम्युनिटी वाटर होता है, जो हमारा पानी आ रहा होता है, सप्लाई का पानी आ रहा होता है, उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर उन्होंने फ्लोराइड 0.7 to 1.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन में उन्होंने ऐड किया होता है। तो ये कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन होती है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा होता है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए अच्छा है। ये हमारे दांत को फ्लोरिडेट कर रहा होता है, हमारे दांत को ये एंटी केरीज बना रहा होता है कि दांतों पे कीड़ा लगने का अमल जो है वो कम से कम हो जाए।
ठीक अगर है। मिसाल के तौर पे आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, फ्लोराइड की कमी हाँ। है, इन 3 चीज़ों की अगर कमी है तो आपके अंदर कीड़ा लगने का अमल दांतों में बढ़ जाएगा। ओके। और अगर आपके अंदर इन चीज़ों की मिकदार पूरी है, इन मिनरल्स की मिकदार पूरी है, तो कीड़ा लगने का अमल स्लो डाउन हो जाएगा। सो कम सफाई से भी आपके दांत केरीज फ्री रहेंगे। केरीज फ्री रहेंगे, सिर्फ आप अपनी डाइट अगर अच्छी कर लेते हैं, आप अपने मिनरल्स और विटामिन्स अगर आपके पूरे हों आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, दूसरा मैं ना थोड़ा सा बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कि हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके टीथ निकलना शुरू होते हैं, तो एक तो वो बहुत दर्द करते हैं, ठीक है, और दूसरा वो बीमार हो जाते हैं जब उनके दांत निकलते हैं। इसकी वजह क्या है? मिस, टीथिंग का जो प्रोसेस है ये तकरीबन 6 महीने से लेकर 10 महीने के दरमियान शुरू हो जाता है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो बच्चा है उसकी टीथिंग प्रोसेस में जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम है, वो डिप्रेस हुआ होता है। उसकी वजह से जब खिलौना को मुंह में डाल रहा है, अपनी उंगली मुंह में डाल रहा है, एजिटेटेड है, रो रहा है, कुछ खा नहीं रहा, और वो कॉन्टीन्यूसली एंजाइटी में है, एनॉयड है, तो माँ का दिल बड़ा नरम होता है। वो कहती पता नहीं मेरे बेटे को क्या होगा। इसके साथ लो ग्रेड फीवर भी हो जाए, साथ मोशन लग जाते हैं, मोशन लग जाए, रनी नोज हो जाए, वाटरी आईज हो जाए, तो माँ समझती है पता नहीं क्या हो गया। तो नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ नहीं होता। तो क्या वो बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए कुछ कर सकते हैं? अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी उनको हनी लगाएं उनके टीथ के ऊपर, ड्राई वाटर वो पिलाते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद हनी वगैरह ये जो आप बात कर रही हैं ये भी किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, कुछ भी ख़ास करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो बच्चा 2 से 3 दफ़ा स्टूल पास करता है तो इवन किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं। अदरवाइज जो भी आपके वो कॉमन कैल्पोल ब्रूफेन होती हैं, वो है, ठीक है ना, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। और फिर भी बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। अच्छा, दूसरा ये जब दांत निकल रहे होते हैं तो हम टीथर पकड़ा देते हैं बच्चे को कि वो उसको चबाएगा तो वो ना इतनी दर्द नहीं होगी, उसको आराम से निकल आएंगे। वो देना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो बेसिकली नीचे से दांत गम को चीरता हुआ बाहर आना चाह रहा होता है, तो बच्चे के अंदर एक इरप्टिंग फोर्स आ रही होती है। वही वाली बात है कि अगर मैं उंगली से यहाँ पे अपने हाथ पे प्रेशर डालूं तो हाउ वुड आई फील। तो बच्चे के ऊपर वाले भी निकले, नीचे वाले भी निकले, तो आप देखेंगे अक्सर बच्चा इस तरह करके शक्ल बना रहा है, सो ही वांट्स टू बाइट ऑन समथिंग, सो गिव हिम समथिंग टू बाइट ऑन। ओके, तो उसके अंदर आप उसको वो सिलिकॉन का वो आता है, टीथर होता है, हाँ जी, टीथर होता है, वो आप उसको दें ताकि वो उस पर बाइट करे। एंड ये थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट पीरियड होता है माँ के लिए भी बच्चे के लिए, बट इट पासेस ऑन। मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब अब जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, दूसरा जैसे मैंने मंजन की बात की थी कि लोग बहुत सारा मंजन भी इस्तेमाल करते हैं, क्या वो यूज़ करना चाहिए? दांतों की सेहत के लिए सही है मंजन इस्तेमाल करना? मैं सब मंजन की भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, हाँ जी, कुछ क्वालिटी वाला बनाते हैं, कुछ बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड बनाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि मंजन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो कितना अब्रेसिव है। आप जितना दांतों को रगड़ेंगे, जैसे आप गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश मारते हैं, गाड़ी चमक जाती है, तो अगर आप अपने दांतों को भी कंपाउंड पॉलिश की तरह यूज़ करना शुरू कर देंगे, आप सबसे आउटर लेयर एनामल को उड़ाते जाएंगे, नीचे से नई लेयर निकालते जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे लो जी मुझे ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया। सो मंजन लगाना भी चाहिए, नहीं भी लगाना चाहिए। अब किस का मंजन है, किस ब्रांड का मंजन है, किस बाबा जी का मंजन है, दैट वेरीज बट इट्स स्टिल बेटर कि आप मिसवाक करें, ओके, सुन्नत की नियत से भी करें और सफाई की नियत से भी करें। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जो हम लोग मिसवाक कर रहे हैं तो हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने दीन दुनिया आपने इकट्ठी लेके चलनी होती है। साइंस का भी इस्तेमाल करें, इस्लामी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, और जिसको कहते हैं ना इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरफ आए। नो वंडर अब मैं कहूँ कि सारा पाकिस्तान ले ले, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज मच बेटर, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, ठीक है जी। हमारे साथ डॉक्टर हनान हारून मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमें इतनी अच्छी टिप्स दे के जा रहे हैं कि अपने अपने दांतों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है और दांतों की सफाई किस तरह करनी है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने बात करनी है ग्रूमिंग के हवाले से, और वो भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से। हम सब ये चाहते हैं कि हम खूबसूरत से खूबसूरत तर नज़र आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनालिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। हमें नहीं आइडिया होता कि हमने किस गैदरिंग में कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह का कलर पहनना है और कौन सी चीज़ का हमने ख्याल रखना है। कभी ना कभी ऐसी चीज़ सरजद हमसे हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो आज कुछ ऐसी ही टिप्स हमने लेनी है। हमारे साथ दो मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो हमें बताएंगे हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से। सबसे पहले तो आप उन्हें जानते ही हैं, हमेशा हमारे शो को चार चांद लगाती हैं, समन असद हैं जो वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। समन, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ आज रबिया बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि फ़ैशन एक्सपर्ट हैं। रबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ठीक है समन, आप ही से स्टार्ट करूंगी। पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से करते हैं यूजुअली? सिचुएशनल गलतियां हैं। अच्छा, मतलब इसमें आपके पहनावे से लेकर आपके बोलने का तरीका, आपके खाने पीने के आदाब, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रूम्ड है और कितनी नहीं है उस चीज़ का अंदाज़ा लगाती है। आगे अब देखो शादियों के सीज़न आ रहे हैं। हाँ जी। उसमें आप देखिएगा लोगों का खाने पीने का तरीका खास तौर पे आजकल मुझे बहुत हिट कर रहा है। अच्छा। कि लोग जब शादियों पे आते हैं, गैदरिंग्स में आते हैं, तो वो बहुत सारे एथिक्स को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे इंसान का जो एक बज़ाहिरी लुक है वो तो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट उसके साथ जैसे ही आप बोलते हैं, क्योंकि बोले बगैर तो आपका इंप्रेशन कंप्लीट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आपका बोलने का तरीका और फिर आपके उठने बैठने का तरीका, आपका खाने पीने का अंदाज, ये हर चीज़ ग्रूमिंग में आती है। ठीक है, और ये सिचुएशनल हो सकती है? ये सिचुएशनल हो सकती है। आपने सिचुएशंस को हैंडल करना है क्योंकि पीपल जज यू। अच्छा, ठीक है, ये कोई नेगेटिव नहीं है चीज़, लोग हमें जज करते हैं क्योंकि हम भी लोगों को जज कर रहे हैं। लेकिन फिर ये हो सकता है कि अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम घर में जैसे हैं ना हम वैसे ही रहेंगे, हम बाहर जाएंगे तो हम बड़े फैशनेबल लगेंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और घर में हमने शलवार और पहनी है, कमीज़ और पहनी हुई है, बाल बांधे हुए हैं, जूड़ा किया हुआ है और बस काम कर रहे हैं। देखो वो सिचुएशन है ना, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको ग्रूम्ड तो लगना चाहिए। उसमें भी ग्रूम्ड लगना चाहिए। इसमें हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आपने जूड़ा भी किया पर आप सिंपल है, लेकिन हाइजीनिकली आप बिल्कुल ठीक है तो फिर ठीक है। मतलब आपने प्रॉपर जोड़ा पहना हुआ है, दुपट्टा सही से कैरी किया हुआ है, आपका मुंह धुला हुआ है, आपने मतलब अपनी एक कहते हैं ना जिसका फर्स्ट एड होती है उसका पर्सनालिटी की भी एक फर्स्ट एड होती है, तो आपने अपने आप को फर्स्ट एड दी भी है। ठीक है, आपका फेस धुला हुआ है, आपके बाल क्लीनलीनेस का मुजाहिरा कर रहे हैं, अच्छे से नॉटेड है, ठीक है ना, तो फिर वो पता चलता है कि आप एक वेल ग्रूम्ड इंसान है। सही। देखिए नॉर्मली हम किसी के घर खाने पे जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ खवातीन को बड़ा शौक होता है किचन में काम करने का, लेकिन वो पता चल होता है किचन से निकली है, बड़ी मेहनत की है, खाना बनाया है सारा दिन। उसी के बरक्स मैंने कुछ खवातीन अपने इर्द गिर्द देखी, मैं उनसे इतनी इम्प्रेस हुई कि वो खाना भी अगर परोस रही है ना तो वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, तैयार हुई नहीं है, उनको पता है गेस्ट आ रहे हैं। देखो खाना हर कोई अपने घर में खा लेता है, बट आपने जो इमेज प्रोजेक्ट करना है ना वो ये कि आपने अगर काम बहुत भी किया है ना, लेकिन अब आपने थके हुए दिखना नहीं है। ठीक है, ये भी तो नजर आए ना कि आप इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे हैं, आप एक्साइटेड है, वेलकमिंग है किसी के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, इसमें फिर रबिया क्योंकि आप फैशन एक्सपर्ट हैं तो इसमें फिर हमारे कपड़ों का हमारे इसमें कितना ज़्यादा अमल दखल होता है? अगर हम चले सिचुएशनली बात कर लें कि हर चीज़ इसमें केटर की जाती है, आपके बोलने के रहन सहन, आपका कपड़ों का पहनना ओढ़ना, आप किस तरह बैठ रहे हैं, जिस तरह समन ने बात की, आप किस तरह खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आपकी प्लेट में कितना है, ये भी पता चलता है कि आप कितनी ग्रूम्ड पर्सनालिटी है। तो इसमें आपका क्योंकि फैशन से ताल्लुक है तो कपड़ों का ताल्लुक इसमें कितना है? कपड़ों का ताल्लुक आप जो होंगे वही नज़र आ रहे होंगे ना अपनी आम रूटीन में भी। मतलब कि अगर आप अच्छा पहनते हैं, आपका पहनावा अच्छा है, तो वो आम रूटीन में भी अच्छा होगा। वो हो सकता है आपका पुराना जोड़ा हो, लेकिन होगा तो आपका ही ना। कि ये तो नहीं हो सकता कि आप एकदम बाहर निकलते हुए तो वो जीन टॉप और वो उसमें, और उसके बाद आप बिल्कुल ही ना कलर्स और किसी चीज़ की कोई सेंस ही नहीं होगी। तो
वो सब चीज़ें मिल के ही बन रही होती है ना, आपकी पर्सनैलिटी कि आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम करते हैं, आपकी ग्रूमिंग रूटीन की होती है, उसको लेके आप बाहर निकलते हैं। मसलन आप अपने बालों में ऑयलिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्किन का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आप उसके बाद जितना मर्जी बेहतरीन और अच्छा जोड़ा पहन लें, आप कभी भी अच्छे नहीं लग सकते ना। आपके हाथ साफ नहीं हैं, आपके पाँव साफ नहीं हैं, तो आप किस तरह से एक अच्छा जोड़ा पहन के समझेंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जोड़े की भी इज्जत तभी होती है कि बिल्कुल ऐसे ही है, आप खुद को ग्रूम करें। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको जोड़ा पहनना आता है, बेशक उन्होंने कितने सालों पुराना जोड़ा क्यों ना पहना हो, लेकिन वो इस तरह कैरी करते हैं कि वो नए का नया ही लगता है। तो इसलिए ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह किस चीज़ को कैरी करना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सादगी हमने बहुत ज़्यादा दिखानी है, हम सादगी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो ये क्या अच्छी चीज़ है? या सादा रहें, हाँ, अच्छी बात है, बट हाइजीन को ना छोड़ें। अच्छा, मैंने देखा लोग सादगी की आड़ में ना अपने आप को सिंपल करने की आड़ में बहुत गंदे हो जाते हैं। अच्छा, बहुत मेसी हो जाते हैं। मतलब वो एक सिल्वर्ट वाला जोड़ा पहना हुआ है, तीन दिन तक वही पहना हुआ है, और अगर कोई कह देगा कि चेंज करें या कुछ, तो कहेंगे फिर सादा सा बनना हो। सादगी ये नहीं है कि आप मेसी हो जाए। अच्छा, सो मुझे लगता है कि चीज़ों को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा रबिया, हमारी सेल्फ ग्रूमिंग या पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हमारे कपड़ों के साथ साथ जैसे हम लोग जूते हैं, हमारी ज्वेलरी है, एसेसरीज़ हैं, वो किस तरह हमारी पर्सनालिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं, किस तरह उसको कह लें कि मज़ीद इन्हांस कर रहे होते हैं। जूते तो सबसे ज़्यादा अहम है कि आपको अगर अपनी हाइट के और अपने एक स्टाइल होता है आपकी अपनी हर चीज़ के अंदर ना, कि आप जूता पहन रहे हैं, आपको पहनना भी नहीं आ रहा कि वो आप ना चल पा रहे हैं, उससे कैरी नहीं करना पा रहे हैं ना, कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो और आप उसको मत वो करें, या आप अपने आप को इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आप हर चीज़ पहन सकें। मतलब खुले जूते पहने हुए हैं और आपके पाँव इतने गंदे हैं या हाइजीन का प्रॉपर आपने ख्याल नहीं रखा, तो आप नहीं उसको वो कर सकते हैं। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अहम है, आप अपने, लेकिन आपको पता हो कि आपका फेस कट कैसा है, आपको किस तरह के इयररिंग्स अच्छे लगेंगे, टॉप्स और सिचुएशन क्या है। हाँ, सबसे भी बड़ा मैटर करता है। ये नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं इतने बड़े बैंगल्स पहन के, इतने बड़े बाले कैरी किए हुए, फिर आप कहते हैं कि जी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लोग मुझे हरास कर रहे हैं, फिर वो आपको जब कोई लोग कसते हैं ना बातें, फिर आप कहते हैं हरासमेंट हो रही है। मुझे लगता है इसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप खुद को कैसे कैरी करके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जूता तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा कपड़े भी आपके, तभी आप जैसे ही जूता चेंज करते हैं ना, आपका बिल्कुल दिमाग माइंड चेंज हो जाता है कि जी अब हम कहीं जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई आ रहा जरा घर के स्लीपर पहने होंगे, आप बिल्कुल किसी और स्टेट ऑफ माइंड में। मैंने ऐसे देखा है कि घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है ना, बेशक वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है, नीचे जूता वही स्लीपर जो घर वाले होते हैं वही पहने हुए, सारा इमेज जीरो हो जाता है ना। इमेज के साथ आपका अपना आप देखिए माइंड भी वॉक चेंज होता है ना, कितनी चेंज हो जाती है। जूता चेंज करने पे आप जैसे हील्स पहनते हैं आप फॉर्मल फील में आ जाते हैं। स्लीपर पहन के आपको लगता है अब कमरे में फिर रहे हैं, घर में फिर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप कुछ भी जो है वो पहन सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको घर में भी ग्रूम्ड नजर आना चाहिए, अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह बात की है समन ने भी कि हम घर में भी देखते यही हैं, ये सोचते ही हैं कि घर में हमें कौन देखने वाला, तो हम सिलवटों वाला सूट पहन लें, हम कुछ भी निकाल के पहन लें, कोई हमें देखने वाला नहीं है। लेकिन उसमें भी आपकी पर्सनालिटी की कहीं ना कहीं अक्कासी हो रही होती है कि आप कितने जो ग्रूम्ड हैं, कि आप घर में भी अपने आप का किस तरह ख्याल रखते हैं। और अगर आप घर में ख्याल रखते हैं तो जब आप बाहर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो जो भी करें अपनी हाइजीन का एटलीस्ट ख्याल ज़रूर रखें। हमारे साथ समन असद मौजूद थी, रबिया बुखारी मौजूद थी। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर आई। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से हमने क्लासेस ली। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। तो 2018 तक मुल्क में ना तो महंगाई का कोई ख़ास मसला था और ना ही मनमाने रेट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमने गुज़श्ता 6 साल महंगाई का बदतरीन तूफ़ान देखा। यहाँ तक कि एक दुकान पर किसी चीज़ का रेट अगर 60 रुपये है तो उसी से अगली दुकान पर यही रेट या तो 65 रुपये या 70 रुपये का होगा। महंगाई तो थी ही,
लेकिन मुनाफाखोरों ने मसनूई महंगाई पैदा करके भी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। 2018 से कबल जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में अच्छे काम किए थे, उनमें से सबसे जो बेहतरीन काम था वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फ़ाल होना था, जो शहर के हर टाउन में मुतहर्रिक रहती थी। अब 6 साल बाद फिर से ये कमेटियाँ फ़ाल हैं और इनकी जो चेयरपर्सन हैं सलमा भट्ट साहिबा मुख्तलिफ़ महाज़ों पर सरगर्म रहती हैं और उनसे आज उनको हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में और उनसे ये जानेंगे कि आवाम को रिलीफ देने के लिए वो फील्ड में किन किन चैलेंजेस को जो है वो फेस कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो मसनूई महंगाई करने वाले अनासर हैं उन पर किस तरह काबू पाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मिस सलमा भट्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मिस सलमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की और आपने जिसका हवाला ख़ुद ही दे दिया कि आज 6 साल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर निज़ाम के अंदर तब्दीली आई और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस के अंदर तब्दीली आई। और आज महंगाई 6 साल पहले आपने सही कहा, 2018 में ये मसाइल नहीं थे, 2 वक्त की रोटी किसी का भी मसला नहीं था, हर कोई बासानी 2 वक्त की रोटी खाकर सोता था। और दूसरी बात ये होती थी कि चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में भी थी और चीज़ें मौसर भी थी। हाँ। अब आज की सूरत हाल ये है कि दोबारा, एक तो खुश आइंद बात यह कि दोबारा जो सिलसिला टूटा था तरक्की और खुशहाली का, वो दोबारा जुड़ गया। आज हमारे पास फिर वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की सूरत में मौजूद हैं। पंजाब को दोबारा मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी क़यादत मिल चुकी है कि जिनकी आने के बाद जो पहली अवलीन तरजीह में से एक है महंगाई पे काबू। और उसकी वजह ये है कि हमारी आवाम का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो महंगाई का ही है। बिल्कुल। तो देखिए, जब आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है और वो अगर वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की एक पूरी और वज़ीर आला की पूरी एक काविश है इसके पीछे कि इसको दोबारा से इन आम शहरियों की पहुंच में लाया जाए। तो इसमें 2 इश्यूज हैं बहुत बड़े जो आपने ऑलरेडी बात की। एक ये है कि ऑलरेडी महंगाई हुई है जी, और दूसरा ये है कि कीमतों का बेलगाम हो जाना, मुनाफाखोरी, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। जी बिल्कुल, मुनाफाखोरी भी हो रही है इस वक्त और कीमतें ज़्यादा हुई, जिसमें देखें भी इन्होंने जो हालिया वज़ीर आला ने टास्क फोर्स तश्कील दी प्राइस कंट्रोल के हवाले से, मैं उसकी चेयरपर्सन बनी 1 महीना पहले, जिसमें तकरीबन 1 महीना इस टास्क फोर्स ने जाकर जगह जगह घर घर पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर फैसलाबाद, सरगोदा, अब जैसे साउथ पंजाब जा रही हूँ मैं इस हफ्ते में, पूरे सूबे के मुख्तलिफ जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, डिफरेंट अजला हैं, मैं खुद जाकर उनकी मंडियों के विजिट्स कर रही हूँ। मैं आड़तियों से मिलती हूँ, मैं व्यापारियों से मिलती हूँ, मैं फड़ियों से मिलती हूँ, होलसेलर जो नीचे दुकानदारों से मिलती हूँ, चिकन की दुकानें, पोल्ट्री एसोसिएशन को के साथ अभी तक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की हम एक पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं, फिर मिल्क एसोसिएशन के साथ, मीट एसोसिएशन के साथ, करियाना एसोसिएशन के साथ, सब्जी और फल के जो आड़ती होते हैं उनकी एसोसिएशन के साथ, गल्ला मंडियों के साथ, मैं तकरीबन अभी तक कुछ सैकड़ों के से ज़्यादा जो जायद जो है ना वो इन नुमाइंदगान से डिटेल में मिल चुकी है। और जैसे इस एक मीटिंग का दौरानिया 4-4, 5-5 घंटे होता है। अच्छा। और फिर 50-50, 60-60, 70-70 लोग होते हैं। आज जैसे मैं सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बदामी बाग में गई बगैर किसी को बताए, आज सुबह होकर आई, ना मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, अच्छा, ना मैंने किसी मार्केट कमेटी को बताया, मैं खुद गई और मैंने 2 घंटे गुजारे, क्योंकि वो बड़ा हाई टाइम होता है 5 से 7 बजे, हाँ। जिस वक्त में पूरे रात की एक एक्टिविटी होती है मंडियों के अंदर। मंडियां बेसिकली रात की पूरी एक्टिविटी है, हाँ, रात को सब्जियां आती हैं, वहाँ पे लोड होती है, फिर वहाँ से अनलोड होके फिर जो पिछले दिन की कीमतें निकली होती हैं फिर वो जारी होती हैं, किस तरह से आड़तियों से निकलकर होलसेलर्स पे जारी होती हैं, कैसे फड़िए जो होते हैं हज़ारों की तादाद में बैठे होते हैं, किस तरह फिर वो उनसे रिटेलर्स आकर ख़रीद रहे होते हैं, फिर वो किस तरह से, वो सारा कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, फिर रियल टाइम इश्यूज़ क्या हैं, बेसिकली इसके लिए मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है। और वज़ीर आला की ये बड़ी ख़ास एक हिदायत है मुझे कि मैंने फील्ड में जाना है मैक्सिमम और बाहर रहकर रियल टाइम इश्यूज़ को निकालना है। ठीक है, वज़ीर आला का अपना भी काम करने का यही तरीका और उनकी कामयाबी की राज भी यही है और वजह भी यही है कि वो खुद जाती हैं और उन्होंने हमें भी यही ताकीद की है और यही सिखाती हैं कि जाकर काम करो, जाकर देखें, ग्राउंड रियलिटी को देखें और उसमें से मसाइल को पकड़ें। सिर्फ फिर मसाइल को नहीं पकड़ना, साथ में उनका हल भी तलाश करना है। और फिर हम ये नहीं करना चाहते कि हम कोई बहुत किताबी सा हल दे दें, हम चाहते हैं हम प्रैक्टिकल हल निकाल कर लेकर आए। देखिए, जहां पर मसाइल होते हैं वहीं पर साथ हल भी जुड़े होते हैं और वहीं पर जो चीजें खराब हैं अगर आप उनको ठीक कर दें तो वो उसका हल है। पोल्ट्री की कीमतों के हवाले से तो एसोसिएशन को फैसला करने की इजाजत मिल गई हुई है कि वो कीमतें वो डिसाइड कर लें जितनी भी उन्होंने निकालनी है, जितनी भी नहीं, उसके लिए हमने उनको फॉर्मूला दिया, हमने फॉर्मूला चेंज भी किया। वो क्या रहा था, इसलिए तो वो हर दूसरे दिन वो कीमत बढ़ा देते हैं। पहले ऐसा होता था कि हर दूसरे दिन बढ़ जाती थी क्योंकि पहले उनका फॉर्मूला था परसेंटेज पे। अच्छा। कि वो इतनी अगर फार्म के रेट है उसके ऊपर इतने परसेंट जो है वो ट्रेडर का
मार्जिन है, फिर उसके ऊपर इतने % रिटेलर का। हमने उसका फार्मूला चेंज करके रुपीस फिक्स कर दिए कि जब फार्म गेट रेट निकलेगा उस पर इतने रुपीस फिक्स हैं, अच्छा, और इतने रुपीस अगले के फिक्स हैं, ताकि वो बिला वजह उसको फ्लक्चुएट ना करते रहे और बहुत ना बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से हम, और इसके अंदर देखें 2-3 और गैप्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अगले कुछ अरसे में हम इसकी कीमतों को स्टेबल करेंगे और नीचे लेकर आएंगे। ये एक हकीकत है। लेकिन होता क्या है, जब हम बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर सिस्टम चेंज लाने में, मैकेनिज्म को तब्दील करने में थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो अगर हम ये चीज़ें खोजने में कामयाब हो रहे हैं और अगर हम इनको सामने लेकर आ रहे हैं, खुद इतराफ़ कर रहे हैं और मान रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हल चाहते हैं। आप हल चाहते हैं, बेशक ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो, कम हुई लेकिन ये वो चीजें नहीं है जो कि कुछ नया हो रहा है या अनयूजुअल सा है, ये यूजुअली रोजमर्रा की चीजें हैं। अब जैसे अगर बात कर ली जाए एक दुकानदार की, जहाँ पे डीसी रेट लिस्ट वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन जो वो चीज़ डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहा होता है उसका मयार वैसा नहीं होता जो एक कंज्यूमर को चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको मयारी अशिया लेनी है, मयारी चीज़ लेनी है, तो आपको मेरे कीमत के मुताबिक लेनी पड़ेगी, आपको डीसी रेट के मुताबिक नहीं लेनी पड़ेगी। हमने 2 चीज़ें की हैं। देखिए, पंजाब के अंदर अभी तक कोई भी प्राइस कंट्रोल का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री में है ही नहीं है, कभी भी आज तक नहीं बना। पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो प्राइस कंट्रोल का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना रही है, जिसके अंदर 2 चीज़ें कर रही हैं। एक हम कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल और सप्लाई मैनेजमेंट, कि ये जो मैंने आपको अशिया गिनवाई है कि सप्लाई मैनेजमेंट चेन बन जाए, ताकि कभी जब गैप आए ना, गैप आने से जब डिमांड हाई होती है, सप्लाई कम हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। तो इसको कैसे मैच करना है। दूसरा, इसके अंदर हम ये करें कि इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, जिसके अंदर पहले हम जब इसका मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे सप्लाई चेन का और मैनेजमेंट का, उसके बाद जब कीमतें निकालने का अगर जब हम मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे और डिवाइस कर देंगे, तो उसके बाद फिर हम इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए फिर जो चेकिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है उसको ज़्यादा फाल बनाएंगे। अच्छा, उसके अंदर भी हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं डिफरेंट, उसको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। हम जो फ़ाइन का तरीक़ेकार है उसको हम बदल के उसको डिजिटाइज़ करना चाह रहे हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा ये कि फ़ाइन के हम स्लैब्स मुकर्रर कर रहे हैं, फिर वॉयलेशन के अकॉर्डिंगली फ़ाइन होगा। अच्छा, कितनी वॉयलेशन है, कितना फ़ाइन है, कैसे, और उसके बाद फिर कहाँ पे किस मौके पे आके अगर हम सील करते हैं या उसके अंदर FIR पे जाते हैं, वो कौन कौन सी पनिशमेंट्स होंगी और कैसे कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही हैं। ये इदारा बनने से ये होगा कि देखें, प्राइस कंट्रोल के ऊपर डेडिकेटेड कोई फोर्स ही नहीं है हमारे पास। ये हमारा सबसे बड़ा इशू बन गया है, लेकिन इसके ऊपर आप तो बना दिए ना, अब तो एक अदारा बना दिया। अब इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि अब भाई महंगाई जो है वो कंट्रोल्ड एटलीस्ट। मैं ये कह सकती हूँ कि हमने इदारा बनाना शुरू कर दिया, आगाज है अदारे को इन प्लेस होते हुए, काम करते हुए 6 से 8 महीने दरकार होते हैं। अभी ये मंजूर हुआ है, तो अभी जैसे हम अगले, हो सकता है आज से आज कुछ माह बाद जब मैं आपके पास दोबारा आऊं, तो तब आप मुझे कह रही हो कि ये चीजें बेहतर हुई हैं। अच्छा, 2 चीजें हम चाहते हैं कि हम ये बोले, हमें ग्राउंड रियलिटी नजर आए। बिल्कुल, जैसे कद्दू था, बहुत महंगा हो गया हुआ था। अच्छा, तो अभी जैसे आप प्याज देख लें, आप टमाटर देख लें, आप नींबू देख लें, ये कितनी चीजें महंगी हुई हैं। अब देखें, आप जब से कद्दू है उसकी कीमत में बतदरीज कमी आ रही है। जैसे कोई चीज जब बहुत ग्लेरिंग आउट जा रही है तो हम उसको फौरन करने की कोशिश करें। फिर जैसे चिकन बहुत हाथ से निकल गया। फिर उसके अलावा जो दालें थी, दालों में इस वक्त जैसे माश की दाल 50 से 60 रुपए कम हुई है। अब कमी आई है उसमें 50 से 60 रुपए पिछले एक हफ्ते में। मसूर की दाल में कमी आई है, मूंग की दाल में कमी आई है, बासमती राइस जो चावल है जो उनकी कीमत में कमी आई है, एक चीकू चना होता है सफेद जो, उसकी कीमत में कमी आई है। ये वो दालें हैं जो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि जितने भी लोग सुन सकें उनको पता हो कि इन दालों में, जैसे चने की दाल इस वक्त अभी हम कमी नहीं ला पा रहे, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत तवज्जो है, वो महंगी हुई है। और हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है कि 1 से 1.5 महीने में हम इसकी सप्लाई पे बिल्कुल तवज्जो की हुई है। हमें 1 से 1.5 महीना लगेगा इस गैप को फिल करने में, और आप देखेंगे इसके अंदर भी कमी आएगी। अब ये आटे की सूरत हाल के वाले से बताएं, क्योंकि रोटी की भी एक कीमत नहीं है। अगर डिफरेंट आप तंदूरों पे जाएं, आप किसी पोश इलाके में चले जाएं, आपको रोटी वहाँ पे महंगी मिलेगी, आपको नान वहाँ पे महंगा मिलेगा। हालांकि एक कीमत का तायुन कर लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि नहीं हो रहा उसके ऊपर। या तो अगर 15 रुपए की रोटी मिल भी रही है तो उसका वजन उतना नहीं होता जितना वो डेडिकेटेड होता है, वजन कम करके रोटी दी जा रही होती है। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। देखें, आटे की बड़ी सबके सामने एक हकीकत है कि जब इस साल हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो हम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। हमें कहा गया कि हम फार्मर को पता नहीं तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, या हम कोई अच्छी पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है वो। लेकिन आज ने वक्त ने साबित किया कि वो पॉलिसी ठीक थी, लेकिन उस वक्त वज़ीर आला को स्टैंड लेना पड़ा और बड़ा प्रेशर भी था फार्मर्स की तरफ से, बहुत सारे हमारे अपने मेंबरान्स की तरफ से कि ऐसा नहीं करें, हमें हुकूमत को एकदम
गंदम ना खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने किया और अपने फैसले पे पाबंद रही, जिसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त जो गंदम है वो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से गंदम की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, डिमांड को वो मीट करिए, इसलिए आटे का रेट स्टेबल, क्या जो रेट हम मुकर्रर करते हैं हमें हर चंद दिन के बाद पता चलता है कि गंदम का रेट थोड़ा उससे कम बिक रहा है, ओके, जो रेट मुकर्रर है ना उससे भी थोड़ा नीचे बिक रहा होता है, हम फिर रिवाइज करते हैं। उसकी वजह से आटे रोटी की कीमत आपने देखा 20 रुपए से 16 रुपए पे आई, 15 रुपए पे आई, 14 रुपए पे आई, अब कई जगहों पे 12 और 13 रुपए भी है, जो आप साउथ में चले जाएं जहाँ आटा बहुत सस्ता है पर है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगी, तकरीबन 80% है। अच्छा, जो मैंने फील्ड में जाकर देखा है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गैप होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% था, और वो जो आपने गैप की निशानदेही की है, वो जैसे 14 रुपए की रोटी कई जगहों पे 15 रुपए की मिल रही होती है, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं एक सिक्का नहीं होता तो वो छोड़ के चला जाता है, वो भी, और वो 1 रुपए का सिक्का वापस करने के इशू की वजह से वो कह रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपने कही कि बड़े तंदूरों पे, होटल्स पे ये महंगी बिक रही है, देखिए पहले हमारी पॉलिसी का पार्ट नहीं थे होटल्स, ओके, ठीक है, हमने सोचा कि पहले हम इसको खाली तंदूरों तक अप्लाई करके गरीब इंसान को रिलीफ पहुंचाकर और सहूलत देकर फिर इस तरफ आएंगे। जब हम इसको करने में तकरीबन 80% प्लस पे हमारा रिजल्ट आ गया, तो अब अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसमें सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, अब उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब से ऑनवर्ड्स हम उनको देख रहे होंगे और अब से ऑनवर्ड्स हम इसको मेक श्योर करेंगे कि क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि अगर आपको आटा इतना सस्ता मिल रहा है और अगर गंदम इतनी सस्ती मिल रही है तो व्हाई नॉट कि रोटी भी सस्ती की जाए। अब देखें रेस्टोरेंट्स कहते हैं कि उनकी कॉस्ट बड़ी है, वो एयर कंडीशंस दे रहे होते हैं, वो आपको बिजली उनकी और तरह की होती है, एम्बियंस दे रहे होते हैं, उनके अखराजात और होते हैं, वो रेंट्स बहुत हाई पे करे होते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन देखें उसके अंदर उन्होंने कोरिलेशन बनाना होता है ना अपनी प्रोडक्ट का और उसकी डिमांड का और उसकी जो बाइंग पावर है, हाँ। जो सेल करे उसको आपने कहीं ना कहीं तो कोरिलेशन बनाना है। तो अगर एक चीज आपको इतनी सस्ती मिल रही है तो व्हाई नॉट के उसका रिलीफ। लेकिन हमारी तवज्जो ये होती है वजीर आला की कि पहले आम लोगों को, गरीब लोगों को, मतवस्त तबके को रिलीफ मिले, हाँ, उसके बाद हम उस तरफ बड़ी कमोडिटी पे जाएं। थैंक यू सो मच। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को बहाल कर दिया गया है, फाल कर दिया गया है, और उसके बाद अब देखना ये है कि अब जिस तरह ये काम जारी होगा या काम किया जाएगा उससे महंगाई में कितना फ़र्क आता है। सलमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर लेते ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक मशहूर ज़माना कॉल है कि अगर जहनी सेहत का अच्छे से ख्याल ना रखा जाए तो वो जिस्मानी तकलीफ़ भी बन जाती है, और इंग्लिश में कुछ यूँ कहा जाता है कि योर साइकोलॉजिकल पेन बिकम्स योर फिज़िकल पेन। और इस कॉल से सुनने के बाद ये समझ में आता है कि हमारी जहनी सेहत किस कदर अहम है, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सोचें तो इससे हमारे ब्लड प्रेशर के नॉर्मल पैटर्न पर असर भी पड़ता है, और ब्लड प्रेशर में कमी पेशी की वजह से हमारे गुर्दों पर बराह रास्त असर पड़ता है। मसला ये भी है कि हमें मालूम नहीं होता कि कौन से लोग ज़हनी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, और हमारे माशरे में अक्सर इन चीज़ों का इल्म भी तब होता है जब मसला काफ़ी हद से बढ़ चुका होता है। तो हाइपरटेंशन और दीगर ज़हनी मसाइल से गुर्दों के अलावा और क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मतीन अकरम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, गुर्दों के हवाले से आज हमने बात करनी है, और साथ साथ हमने बात करनी है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ, अगर साइकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, हमारी साइकोलॉजिकली सेहत या मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसका बराह रास्त हमारा गुर्दों पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो बताइए, अगर हाइपरटेंशन का शिकार हैं तो इसकी वजह से हमारे गुर्दों पर क्या असर पड़ता है और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि दुनिया ग्रुप का, कि आपने मुझे इधर आपने जो प्लेटफॉर्म पे बुला के जो है ना, इस पे आपने मुझे इजहार हाल का मौका दिया। आपके क्वेश्चन जो है ना वो 3-4 सेगमेंट को, उसको मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो किन लोगों को जो है ना ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और किन लोगों में होते हैं। एक्चुअली ब्लड प्रेशर तो उसकी कैटेगराइजेशन तो ये है कि अगर सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री में अगर हो तो उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, कि फैमिली में अगर ब्लड प्रेशर चल रहा है तो माँ बाप में ब्लड प्रेशर है, पेरेंट में, फादर में, मदर में, तो उनके बच्चों में भी जो है ना ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं।
और उसमें उन लोगों को तो ज़रूर अपना जो है ना वो चेकअप करवाना चाहिए। और दूसरा जो ब्लड प्रेशर सेकेंडरी हाइपरटेंशन उनको कहते हैं, जो किस डिजीज़ की वजह से होते हैं। अच्छा। वो टेक्निकली डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किस डिज़ीज़ की वजह से, जिसमें किडनी की डिजीज़ भी हैं, जिसमें हार्ट की डिजीज़ भी हैं, जिसमें कुछ एंडोक्राइन हार्मोन की डिजीज़ हैं, उसमें जो है ना ब्लड प्रेशर होता है के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। इसलिए जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना, उसमें तो जब आप काज ढूंढेंगे, जब काज को ट्रीट करेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। तो जब असेंशियल हाइपरटेंशन है जो फैमिली में ट्रांसफ़र करती है, और जो आजकल कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि विदाउट द हिस्ट्री ऑफ विदाउट फैमिली हिस्ट्री, उसमें फिर ब्लड प्रेशर जो है ना विदाउट एनी काज जो है ना वो हो जाता है। उसके जो कॉजेज़ आप पूछ रही हैं, जो क्या वजूहत हैं, उसमें ज़्यादातर जो आजकल जितना भी हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप देख लें, हम शिफ्ट कर गए हैं फ्रॉम दी नेचुरल फूड्स टू दी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स, रेडली अवेलेबल जो फूड्स हैं, ये आजकल जितनी भी बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और ये है, इसका तो मेन रोल है इसमें। फिर हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो जो अब तो बच्चों में भी ब्लड प्रेशर विदाउट एनी सेकेंडरी काज, अच्छा, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, बच्चों में 18 साल 20 साल के बच्चों में ओवरवेट, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, और ये जो हमारा एक ट्रेंड चल पड़ा है शायद, इसमें मसलन मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़ जो है ना, उनकी सारी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं। हाँ जी। जब आप एक नेचर का जो प्रोसेस है उसको ही आप डिवर्ट कर देंगे, तो फिर आपकी आपकी जो बॉडी है फिर उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। हाँ। अच्छा जी, उसमें फूड का आ गया, जो रेडली अवेलेबल फूड, जो जंक फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो जो है ना मेन कॉज है। और जो फिर हम जो है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि हम जो जॉब्स हैं आजकल कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स हैं, लोग बैठे रहते हैं, एक हाथ में कोक है, एक हाथ में बर्गर है, तो उस भी जो है ना वो ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ में जो है ना वो बहुत एक वो भी शामिल है, उसकी वजह से ये जो मेन कॉजेज़ हैं, और फैमिली हिस्ट्री में भी जो है ना। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, गुर्दों की बीमारी हो सकती है, गुर्दों की बीमारी से आपको ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और दोनों इंटरमिंगल करती हैं। ब्लड प्रेशर अगर शुरू है तो ब्लड प्रेशर कहीं जाके सालों में, कोई 5 से 10 साल में जो आके ना गुर्दों पे इफेक्ट करता है। अच्छा। लेकिन अगर गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर हो तो वो उसी वक्त फौरी तौर पे पता चल जाता है कि जब ब्लड प्रेशर है, साथ ही जब गुर्दों के टेस्ट कराए हैं तो पता चलता है कि जी इसके किडनी जो है ना वो काम नहीं कर रही। ओके। जो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को फ़र्क पड़ता है ना जी, उसमें तो ये है कि ब्लड प्रेशर क्योंकि दूसरे जिस्म के अज़ा पर भी असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, तो उसमें हमारे पास हिस्ट्री होती है कि जी इसको पहले कभी आंखों का भी इशू रहा है, कभी स्ट्रोक रहा है, कभी इसको हार्ट का इशू रहा है, उससे तो पता चल जाता है कि ये अब जो किडनी का डिसफंक्शन है, दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू दैट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर उसी वक्त हुआ है, साथ ही किडनी के फंक्शन करवाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी में ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है दैट इज़ ड्यू टू दैट ऑफ बिकॉज ऑफ किडनीज। अच्छा। किडनीज जो है ना मेन ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और अगर आपकी किडनी का फंक्शन ही डिसफंक्शन हो गया तो आपको हाइपरटेंशन होने का चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत से जो ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन के या जिनको इसका गुर्दों का मसला होता है, वो कहते हैं जी हम कैल्शियम की ना तो टैबलेट्स खा सकते हैं, ना हम कोई कैल्शियम का ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से पथरी हो जाती है। वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ये है कि हमें जब कई लोग किडनी के पेशेंट जो एडवांस किडनी डिजीज़ हो जाती है, जिनको जो कई लोग डायलिसिस पे हो जाते हैं जी, उनको हमें फिर कैल्शियम सप्लीमेंट देना पड़ता है। अच्छा, देना पड़ता है। यस, वो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक हार्मोन ऐसा होता है जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, वो फिर बनना बंद हो जाता है। लेकिन क्या तो एक नॉर्मल पर्सन जो हम लोग कैल्शियम, अगर कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं डेली रूटीन में, तो क्या इन फ्यूचर हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टोन्स हो सकते हैं? यस, अगर वो रिक्वायर्ड मिकदार से ज़्यादा होना जी कैल्शियम, उससे स्टोन होने के चांसेस हैं। अच्छा। इसलिए हम तो बिल्कुल उसको फेवर नहीं करते कि लोगों को कैल्शियम दें, अनलेस के फीमेल्स में बोन्स की ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको तो रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर देना चाहिए। लेकिन ओवर द काउंटर जाके खुद से कैल्शियम लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे हम एक गोली खा रहे होते हैं पानी में डाल के? ना, बिल्कुल नहीं। फीमेल्स तो ले सकती हैं, जैसे उनकी फीमेल की बात कर रही हूँ कि हम लोग खा रहे होते हैं, मतलब डेली रूटीन में खा ली, या फिर हफ्ते में 2 दिन खा ली, 3 दिन खा ली? नहीं, तो ये ऐसे नहीं। अगर कैल्शियम अगर आपने ली तो वो फिर कैल्शियम जब एक्सीड ज़्यादा शुरू होगा तो उसके चांसेस होते हैं कि स्टोन बनने शुरू हो जाए। तो फिर कितनी लेनी चाहिए? क्या
ख़वातीन को ख़ास तौर पर अगर हम वो गोली खा रहे हैं पानी में डाल के जो हम लोग पी लेते हैं, वो कितनी ले सकते हैं? ठीक है, अगर वो देखें अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी होता है, अगर आप अपना लेवल कैल्शियम का विटामिन डी का लेवल करवा लें तो उसकी की ज़रूरत होती है। लेकिन वो ये है कि ओवर द काउंटर या इस तरह की कोई मेडिसिन खुद से ना लें, डॉक्टर से जाके अपनी प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस वो जो भी आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अच्छा, दूसरा ये देखा जाता है कि आपकी किडनीज कितनी डैमेज हुई हैं, क्रेटिनिन लेवल होता है उसका, तो उससे पता चलता है कि आपकी जो किडनीज है वो कितनी डैमेज हो चुकी हैं या कितनी अभी बची हैं। तो उस वो कितना होना चाहिए कि उसमें आपको पता हो कि आपकी इतनी किडनीज काम कर रही हैं, फंक्शनल हैं, और उसके बाद फिर आपको अब ट्रांसप्लांट पे या फिर आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा? जी ठीक। इसमें ये है कि वैसे तो क्रेटिनिन ये टेस्ट करते हैं आप, अब तो आम लोगों को पता है। अब तो ये है कि लोगों को आप मीडिया के ग्रुप मीडिया की वजह से और इस तरह लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अब तो पहले तो हमारे मसलन आज से 5-10 साल पहले क्रेटिनिन 10-10 भी होती थी, 5-5 भी होती थी, लोग नहीं आते थे। अब तो नॉर्मली वैसे जो आपका क्वेश्चन है ना कि नॉर्मली तो मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ की रेंज है, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड रखते हैं इट शुड बी लेस दैन 1.0 क्रेटिनिन 1 या 1.0 या 1.1 से नीचे होनी चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स के किडनी फंक्शन नॉर्मल है। ओके, नॉर्मली दोनों किडनी अगर हम मिला के अपना, अल्लाह ताला ने 2 किडनी दिए हुए हैं, मिला के तो इनके अगर 50-50 करे तो 100% हम कहते हैं कि अगर 100% काम कर रहे हैं तो क्रेटिनिन 1.1 से कम है। सही। दूसरा जो सीरम क्रेटिन है ना, ये एक्चुअली कोई रिफ्लेक्ट किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन नहीं करता। सही, ठीक है। कई दफ़ा मसलन अगर किसी आदमी का वेट 50 kg है और उसकी क्रेटिनिन 1.1 है, उसका किडनी का फंक्शन कम होगा उसके मुकाबले में जिसका इतनी क्रेटिनिन है लेकिन वेट उसका 70 kg है। तो वो फिर एक GFR कैलकुलेशन होती है जी किडनी का, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। आजकल तो लेबॉरेटरी ने वो भी दिया होता है। अच्छा। हाँ, और नॉर्मली 100% है तो उसकी स्टेजेस 5 होती हैं किडनी के डिसफंक्शन की, जिसमें 100 से ऊपर तो नॉर्मल है। फिर सारा कैलकुलेट करके तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि कितने GFR पे जो है ना ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जब किडनी फंक्शन जो है ना 15% 15% से नीचे चले जाए दोनों किडनीज, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ 2 ट्रीटमेंट होती हैं, यहाँ तो आप उसका ट्रांसप्लांट करवाएं तो यहाँ डायलिसिस करवाएं। यंग लोगों में, जिन लोगों में सिर्फ आइसोलेटेड किडनी डिजीज़ हैं, उनको तो हम कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट ही कराएं। अच्छा। क्योंकि द ट्रांसप्लांट एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस हैविंग ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजल्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है ना। अच्छा, डायलिसिस में एक तो देखें ना, हफ्ते में 3 दफ़ा जाना है या 2 दफ़ा जाना है, साथ में उसके बहुत से लोग रिसोर्सेज। कहते हैं कि जी डायलिसिस के बाद मतलब बहुत कम अरसा उस पेशेंट के पास बचता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर साहब मैं डायलिसिस पे चला गया तो डायलिसिस पे हमारा एक रिश्तेदार था वो तो बचा ही नहीं। वो जो बचा ही नहीं। एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट ये है कि एक दफ़ा डायलिसिस हो गया तो समझे ज़िंदगी खत्म आप है। ज़िंदगी खत्म हो तो ट्रांसप्लांट में ये है कि मेडिसिन खानी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। इसमें डायलिसिस में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बेहतर नहीं होती। अच्छा। लेकिन लोग चलें हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फुल उसकी जॉब से भी अपने घर में, क्योंकि कोई अटेंडेंट भी हो तो वो भी सारा एक सेशन 4 घंटे का होता है, तो उसमें फिर जो है ना तो वो देखना पड़ता है। तो अगर कंपैरिजन करें तो ट्रांसप्लांट इज बेटर देन और बेटर एज कंपेयर टू डायलिसिस। तो अगर आप बेहतर, अच्छा लास्टली बस मुझे ये टिप्स चाहिए कि जिनको गुर्दों का मसला है उनको किन किन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिनको किडनी का इशू है, डिजीज चाहे जो भी है, क्योंकि ज़्यादातर तो चांसेस हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें अपना शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल रखें। ओके। कोई भी इंसुलिन के साथ ड्रग्स आ गई हैं जो किडनी में देते हैं किडनी फेलियर में, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। फूड्स उसमें जो है ना ये ज़्यादातर जो एनिमल प्रोटीन है उसको अवॉइड करें, पल्सेस को अवॉइड करें। योर फूड विल बी मेन कंप्राइजेज ऑफ शुड बी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये होनी चाहिए। और फ्रूट्स अगर जिन लोगों के किडनीज काफ़ी ख़राब हैं तो उनमें हम कहते हैं कि जो पोटाशियम कंटेनिंग फ्रूट्स हैं जैसे वो ना खाएं, जैसे ड्राई फ्रूट है, बनानाज हैं, ये जिस तरह ये डेट्स हैं वो ना खाएं। लोग अक्सर आ जाते हैं कि जी शुगर हमारी कम हो जाती है तो हम डायलिसिस के मरीज हैं तो हम खजूरें खा लेते हैं, खजूरें पड़ी होती हैं, नहीं खाना चाहिए, तो फिर उनको कहते हैं कि खजूरें और केले ना खाएं, दूसरे सारे फ्रूट्स आप खाएं। दूसरे आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मतीन अकरम मौजूद थे, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। गुर्दों के हवाले से हम बात कर रहे थे और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।